जय हिंद दोस्तों। जो हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की टारगेट सीरीज चल रही, उसमें हम आपको टारगेट देते हैं। टारगेट देने के बाद हम जो टारगेट देते हैं उसी का टॉपिक रहता है, जिसके हम टॉप 100 क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, टॉप क्वेश्चन एकदम। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर हम लोग इनको कर लेंगे, क्योंकि आपके साथ मुझे भी एग्ज़ाम देना है, अगर ये टॉप 100 क्वेश्चन अगर हमने कर लिए, देखो टॉपिक क्या है, टॉपिक में अगर 100 क्वेश्चन अगर निकाल लिए जाएँ जो टॉप क्वेश्चन होते हैं, अगर इन क्वेश्चन में अगर इतने याद हो गए तो आप बाकी की अगर एक दो इधर उधर से भी आ जाएगा तो ऑप्शन एलिमिनेट करके वहाँ पे आप बेहतर कर जाओगे। तो इसलिए हमारी ये सीरीज़ चल रही है और बहुत ही शानदार तरीके से चल रही। बाकी आप सब लोग कमेंट करके बताना अगर इसमें कोई संशोधन करना है। हम लोग बहुत ही तेज़ करते हैं, 20 मिनट में क्वेश्चन करते हैं 100, जो कि कहीं आप और कहीं करने जाओगे। पहली बात तो टॉपिक के 100 क्वेश्चन मिलते नहीं, मिलते भी हैं तो वो क्या काम करते हैं, 1 घंटा तो लगाते ही कम से कम, कहीं कहीं 2 घंटे भी लग जाते हैं। और जो भी उस लेवल के क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि मैंने आपसे ज़्यादा सर्च किया है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, टॉपिक लगाने के बाद में हमें क्वेश्चन करना ही चाहिए। टॉपिक करो, टॉपिक के बाद क्वेश्चन लगाओ, तभी टॉपिक जो है याद होगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं फटाफट। एक मित्र हमारा कमेंट कर रहा था, बोल रहा था कि थोड़ा हल्के चला करो। आज थोड़ा हल्के चलेंगे, पर इतना भी हल्के नहीं चलेंगे जो कि समय ज़्यादा लग जाए। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये जो थे, जो महापद्मानंद था उसको पराजित कर जो नंद वंश का शासक था लास्ट, तब बने थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र स्थित थी। वर्तमान ये पटना बिहार में है। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य को जाना जाता है विष्णुगुप्त नाम। चाणक्य के कितने नाम हैं। चाणक्य के नाम है, इसके नाम विष्णुगुप्त है। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो इसका नाम भी कौटिल्य भी है, कौटिल्य चाणक्य। ठीक है, इसको कौटिल्य भी बोलते हैं, चाणक्य भी बोलते हैं। ये जो थी, ये अर्थशास्त्र है, तो इकोनॉमी पे मत लगा देना। 2019 में हमने एग्ज़ाम दिया था तो हमने लगा दिया था इकोनॉमी इसका, पर ये राजनीति संबंधित है। ठीक है, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। तो जो मेगस्थनीज आया था इसने इंडिका लिखी थी, इंडिका, और ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बहुत बार, 1000 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगस्थनीज। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया था। तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। पर ईयर वाला जो पुराना इतिहास है उससे ईयर वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ध्यान देना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था। देखो, जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने अपनाया था जैन धर्म, और बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और इसने अपनाया था जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर संलेखना जो है खाने पीने को छोड़ देते हैं, इसके द्वारा प्राण त्याग दिए थे। तो ये श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में, हम लोग पहले भी इस चीज़ को पढ़ चुके। कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद साम्राज्य का शासक कौन बना। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बना था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर दूसरा बना था बिंदुसार। यूनानी लेखकों द्वारा बिंदुसार को क्या उपाधि दिया गया। बिंदुसार को कहा गया था अमित्रघात। देवनाम प्रिय कहा गया था अशोक को। सीरिया के राजा एंटियोकोटस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था। तो ये भेजा था इसने डायमेकस को। बिंदुसार किस संप्रदाय पंथ का अनुयायी था। तो बिंदुसार जो था आजीविका संप्रदाय का अनुयायी था।
तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसके लिए दबाने के लिए अशोक ने भेजा था। पहले भेजा था सुसीम और फिर अशोक को भेजा था। सुसीम को भेजा था, वो कुछ नहीं कर पाया, फिर अशोक को भेजा, इसने उपलब्धि हासिल की। अशोक मगध की गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल वायसराय था? उससे पहले मगध की गद्दी पर जब अशोक बैठा था तो उससे पहले उज्जैन जो अवंती का है, अवंती का राज्यपाल था ये पहले, फिर इसके बाद में जो है तब गद्दी पर बैठा। क्या है, अशोक से हमने क्वेश्चन ज़्यादा लिए क्योंकि उसमें लिख दिया गया मौर्य साम्राज्य और उसके आगे लिखा सिलेबस के आगे अशोक, इसलिए हमने अशोक से ज़्यादा क्वेश्चन लिए क्योंकि अशोक से ही क्वेश्चन आता भी है। अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 269 ईसा पूर्व। देखो मैं PYQ को देखते हुए, इतने सारे एग्जामों को देखते हुए बेहतर रणनीति के साथ में करा रहा हूँ, बेहतर हो, जिससे कि आपके साथ मेरा भी। कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में ये लड़ा गया था, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दी थी? तो ये था उपगुप्तजा, इसने दीक्षित किया था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिप्सन ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि में जो थे जेम्स प्रिप्सन ने पढ़ा था। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप खुद कमेंट करके बताओगे कि कितनी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। कहाँ से बचेगा क्वेश्चन, ये बताओ। हम एक क्वेश्चन, एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, बचेगा क्या? अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण हैं? तो ब्राह्मी लिपि में अधिकांश जो हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। वैसे तो 4 लिपियों का इस्तेमाल हुआ है पर ब्राह्मी लिपि में ज़्यादा हैं। उत्तर पश्चिम भारत मानसेरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त अशोक के अभिलेखों को किस लिपि में लिखा गया? तो ये लिखा गया खरोष्टी लिपि में। जैसा कि मैंने बोला था 4 लिपियों में लिखे गए। अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का वर्णन था? जो 13वां शिलालेख है उसमें क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन है, जो कि हृदय मतलब एकदम ऐसा है, इसमें बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई थी, महिलाएं मतलब जो है बहुत ज़्यादा, कई मतलब लाखों लोग इसमें मारे गए थे। तो इसको इतना ज़्यादा कलिंग युद्ध के बाद में ऐसा लगा था, तो इसने जो है बौद्ध धर्म ही अपना लिया था। अशोक को इतना ज़्यादा आघात हुआ। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अशोक के शासनकाल में, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी मोक्ति-पुत्र शिष्य ने। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो इनको भेजा था तो श्रीलंका, श्रीलंका भेजा था। मौर्य काल में सन्निधाता किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? जो सन्निधाता होता था ये होता था राजकीय कोष एवं भंडागार का। मौर्य काल में राजस्व एकत्रित करने वाले सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसको किया जाता था समाहर्ता। ज़्यादा डीप अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है, पर इतना डीप तो जाता नहीं, फिर भी हमें डीप लेके भी चलना पड़ेगा। अशोक के किस अभिलेख में उसका नाम अशोक स्पष्ट रूप से मिलता है? तो ये मिलता है मास्की और गुर्जरा अभिलेख में, इसका स्पष्ट नाम का जिक्र किया गया है यहाँ पे। अशोक के अभिलेखों में उसे सामान्यतः किस उपाधि से संबोधित किया गया था? तो इसको देवनाम प्रियदर्शी। ये पैट में 2 बार आ चुका है, यूपी पैट में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको नोट कर लेना, 2 बार आ चुका है अब तक ये। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। ये तो पता नहीं कितनी बार आ गया, 2 बार क्या, हर एग्जाम में ऐसा लगता है आता ही आता है ये तो। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के किस स्तंभ शीर्ष से लिया गया है? तो जो सारनाथ स्तंभ है यहाँ से लिया गया प्रतीक। जो प्रतीक है ना जो बना हुआ है चारों तरफ, वो बने हुए हैं, एक तरफ सिंह बना हुआ है, एक तरफ वो बना हुआ है, तो वो वाला। मौर्य काल में कंटक शोधन किस प्रकार का न्यायालय था? कंटक शोधन जो था वो फौजदारी न्यायालय था। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंगों में से कौन सा शामिल नहीं है? कौटिल्य के अनुसार 7 जो दिए गए थे, तो इसमें क्या क्या दिया गया था? इसमें जो शामिल नहीं था वो मनसबदार नहीं था। इसमें देखो स्वामी राजा था, कोष था, अमात्य था, लेकिन मनसबदार नहीं था।
मौर्य सम्राट का अंतिम साम्राज्य कौन था? तो ये बृहद्रथ था। ये भी बहुत बार आया, 2-3 बार पेट में ही आ चुका है ये क्वेश्चन। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के संतों के रहने के लिए किस पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण कराया था? तो ये बराबर की पहाड़ियाँ थीं, इनमें निर्माण कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रांतीय गवर्नर ने करवाया था? तो ये पुष्यमित्र वैश्य द्वारा कराया गया था। अशोक के समय सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, नहरों का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? तो तुषस्पा द्वारा। इनके टाइम में झीलों वगैरह निर्माण ये बहुत ज़्यादा हुआ था। झीलों नहरों का मौर्य काल को जन्मदाता कहा जाता है। मौर्य प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये नांगरक कहा जाता है। नगर से नांगरक ऐसे पकड़ सकते हो। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन कितने सदस्यों सीमित द्वारा किया गया था? तो ये 30 सदस्यों द्वारा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों जातियों में विभाजित किया था? तो 7 वर्गों में। अब ये तो हर कोई जानता है मेगास्थनीज किसने लिखी, इंडिका, ठीक है, इंडिका किसने लिखी, मेगास्थनीज ने लिखी, पर 7 वर्गों में विभाजित ये सबको नहीं पता होगा ना। अशोक का रुक्मिणदेही स्तंभ लेख किस विषय से संबंधित था? तो ये कराधान और आर्थिक नीति से संबंधित था। मौर्य काल में सीता का शब्द क्या था? सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेट में एक बार आ चुका है। मौर्य काल में सीता शब्द का क्या तात्पर्य? ये मैं भी नहीं कर पाया था, PYQ किया था, पर बाद में देखा तो मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता महामात्र सर्प। एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया? इनको कहा जाता था संस्था। मौर्य काल में माप और तौल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था पौवताध्यक्ष। मौर्यकालीन सिक्कों पर किन चिन्हों के अंकन के कारण उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था? तो ये कहा जाता ठप्पा मारकर बनाए गए चिन्ह। अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक और अरामिक 2 भाषाओं लिपियों में है? तो ये सायनिकुना गंधार। मौर्य काल में भाग और बलि क्या थे? ये राजस्व के स्रोत थे, भाग और बलि। मौर्य साम्राज्य में दक्षिणापंथ प्राप्त की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी सुवर्णगिरी। कलिंग प्रांत की राजधानी अशोक के समय क्या थी? तो ये थी तोसली। चाणक्य का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित? तो ये 15 अधिकरणों में। अशोक किस शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है? तो ये 5वें शिलालेख में। कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में न्यायपालिका के सर्वोच्च अधिकारी सम्राट के बाद को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था धर्मस्थीय व्यवहारिक या प्रदेष्टा, ये दोनों। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में हाथियों का मुख्य योगदान मानकर किसने चंद्रगुप्त से 6 लाख सेना पूरे भारत को रौंद डाला? तो ये था प्लूटार्क। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम किससे संबोधित किया गया था? जस्टिन और एथेनियस ने जस्टिस और एथेनियस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। सेंड्रोकोटस नाम पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य लगाना है, ठीक है। सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थी सर विलियम जोन्स ने। मुद्रा राक्षस नाटक के कौन
जिससे मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। विशाखदत्त, कम से कम मतलब आता ही रहता है, हर एग्जाम क्वेश्चन आता है ये। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस द्वारा लिखी गई है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बिरसल, निम्नकुल। निम्नकुल का बताया गया इसको, निम्नकुल और हीनकुल को। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का उत्पन्न नमूना दीराजगंज की यक्षी कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ पटना, बिहार से। मौर्यकालीन स्तंभ किस पत्थर से बनाए गए थे? तो ये चुनार का लाल बलुआ पत्थर से। मौर्य काल में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आकार अध्यक्ष, खान आकार। ठीक है। मौर्य प्रशासन में सिक्के ढालने वाले विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? लक्षण अध्यक्ष। मौर्य काल में सिक्कों की प्रामाणिकता और गुणवत्ता की जांच करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था रूपदर्शक। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी? तो ये की गई थी प्रथम शिलालेख में। अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है? तो ये है 12वें शिलालेख। अशोक के किस शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है? ये है द्वितीय शिलालेख। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? तो ये था मार्ग निर्माण एवं सिंचाई व्यवस्था। मौर्य काल में अदेव मात्रक भूमि किस प्रकार की भूमि होती थी? बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होने वाली भूमि। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन दास व्यवस्था के संबंध में सत्कथन है। तो ये दास प्रथा का अस्तित्व था और 9 प्रकार की दास बनाए गए थे। अशोक के अभिलेखों की भाषा मुख्य रूप से कौन सी थी? मुख्य रूप से प्राकृत भाषा थी, जबकि लिपियां जो थी ना, ये भाषा हो गई। भाषा तो प्राकृत थी, बाकी लिपि जो यहाँ पे क्या है, भाषा हो गई इनकी प्राकृत। और यहाँ पर जो लिपियाँ थीं, तो लिपियाँ 4 थीं, 4 लिपियाँ थीं। एक थी ब्राह्मी थी, सबसे ज़्यादा ब्राह्मी थी, फिर खरोष्टी थी, फिर तीसरी अरमेक थी और ग्रीक थी। अरमेक और ग्रीक जो अफगानिस्तान साइड वाला हो गया वो, और बाकी की जो ब्राह्मी और खरोष्टी हमारे यहाँ पे जो है वहाँ। मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो ये माने अशोक के उत्तराधिकारियों का कमज़ोर होना, अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन, वित्तीय संकट, ये सारे के सारे कारण थे। अशोक के बाद मगध साम्राज्य का शासक कौन बना जिसे देवनाम प्रिय की उपाधि भी धारण की थी? तो वो था दशरथ। पर ये ऐसे ही थे, सब कोई खास नहीं था अशोक के बाद में। दशरथ के आजीवक संप्रदाय के मुनियों को कौन सी गुफाएं दान में दी थीं? तो ये नागार्जुन पहाड़ी की गुफाएं, गोपी। मौर्य साम्राज्य में कितने प्रांतों में विभाजित था? मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? ये 5 प्रांतों में विभाजित था। मौर्यकालीन प्रांतों के राज्यपालों को क्या कहा जाता था? कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। यहाँ पर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो ये थी ग्राम थी। वैदिक काल में देखा था कुल थी। मौर्य काल में 10 गांव के समूह की प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते थे? गोप कहते थे। 800 गांवों के केंद्र में स्थित प्रशासनिक मुख्यालय को क्या कहा जाता था? स्थानीय कहा जाता था। मौर्य काल में पासपोर्ट विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? मुद्राध्यक्ष। मौर्य प्रशासन में जलमार्ग और नौकाओं का नियंत्रण करने वाला अधिकारी था नाव्याध्यक्ष।
मौर्य काल में व्यापार एवं वाणिज्य विभाग का प्रमुख अध्यक्ष कौन था? पण्याध्यक्ष। मौर्यकालीन वस्त्र उद्योग विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सूत्राध्यक्ष। मौर्य काल में चुंगी सीमा शुल्क एकत्र करने वाला अधिकारी था शुल्काध्यक्ष। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? ये था अहिंसा और सत्य, दया और दान, बड़ों का आदर और धार्मिक सहिष्णुता। इसीलिए इसको महान कहा गया है, महान अशोक। हालांकि इसके टाइम में कलिंग युद्ध हुआ है तो इसको पछतावा भी है, प्रायश्चित भी है, इसीलिए बौद्ध धर्म यूज कर लिया था। अशोक के किस लघु शिलालेख को भाब्रू शिलालेख कहा जाता है, जहां उसने स्वयं को बौद्ध रत्न आस्था व्यक्त की? तो ये बैराट राजस्थान में। अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों की संख्या परंपरा के अनुसार कितनी बताई जाती? 84,000 स्तूप बताए जाते हैं। स्तूपों का निर्माण किया था इसने 84,000। मौर्य काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख बंदरगाह पश्चिमी तट पर कौन सा था? तो ये था भड़ौच। मौर्य काल में पूर्वी तट पर स्थित सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ये था ताम्रलिप्ति। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? तो ये है राजनीति शास्त्र से है। हमने तो अर्थशास्त्र लगा दिया था, एक बार एग्जाम दिया था पहली बार, तब आज बनाई रही है अर्थशास्त्र सोचा था। तो अशोक के समय कलिंग युद्ध में मारे गए और बंदी बनाए गए लोगों की संख्या क्रमशः कितनी बताई गई? 1 लाख मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। बताओ, 1 लाख लोग मारे गए थे। कितना नरसंहार हुआ था। इतना नरसंहार किसी भी युद्ध में इतिहास में हुआ नहीं है। मौर्य काल में विषय जिला के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विषयपति को। अशोक के धम्म प्रचारक महापात्रों में मध्यम को किस क्षेत्र में भेजा गया था? तो ये भेजा गया था हिमालयी देश। अशोक के किस अभिलेख में सर्वलोक हित की बात कही गई है? तो ये कही गई छठे शिलालेख। मौर्यकालीन वास्तुकला में लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये शीर्ष पर स्थित है, एक सुरंग की उत्कृष्ट मूर्ति है। मौर्य काल में राजकीय टंकशाला का अध्यक्ष कौन होता था? तो ये होता था लक्षणाध्यक्ष। अशोक की माता का क्या नाम था जो बौद्ध धर्म थी? जो सुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी। मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार उद्भाग को क्या कहा जाता था? सिंचाई कर। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किस दौरान की थी? तो ये इसने की थी सैन्य निरीक्षण के समय। सैन्य निरीक्षण के समय इसने इसकी हत्या कर दी। मौर्य राजवंश को कुल मिलाकर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? इन्होंने 137 वर्ष तक शासन किया था। सबसे महान अशोक रहा था। इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। इसका जो मतलब जो है स्थापना करने वाला था, जो पहला था चंद्रगुप्त था, ठीक है। और लास्ट जो था बृहद्रथ था। चंद्रगुप्त ने नंदवंश को और लास्ट में बृहद्रथ को, फिर शुंग वंश की स्थापना हुई थी। ये हो गए हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। कमेंट करके बताना कैसे लगते हैं क्वेश्चन। हमारी कोशिश यही रहती है कि यहाँ से बचना नहीं चाहिए। बचेगा भी तो फिर हम इसके बाद में PYQ करेंगे, जब हमारा रिवीजन सीरीज चलेगी तब उसमें हम फटाफट करेंगे। 2-2, 3-3 चैप्टर एक साथ लपेट देंगे। बाकी का कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है, बहुत सारे बोल रहे हैं पॉलिटी का लाओ और जो है जियोग्राफी का लाओ, इकोनॉमिक्स का लाओ, तो इन सब का चलेगा। पहले हमारा ये हो जाएगा, फिर इसके बाद में वो भी चलेगा, उसकी टेंशन आप मत लो। बाकी की बने रहो और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, क्योंकि अच्छी खासी मेहनत लग